21 साल के एक लड़के को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है, जहां न कानून है न इंसाफ। जेल में कदम रखते ही हर कैदी उसे अपना शिकार समझने लगता है। सबको लगता है कि यह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था यह उन सबका बाप निकलेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुलिस वैन जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चीन की एक खौफनाक जेल में पहुंचती है। यह कोई आम जेल नहीं है, यहाँ सिर्फ वही लोग लाए जाते हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम होते हैं। यहाँ एक ही नियम चलता है, जो सामने वाले को कमजोर दिखता है वह सीधा मार दिया जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई रहम नहीं। इस वैन में कई कैदियों के साथ एक 21 साल का लड़का भी है, रिकी। उसे यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि उसने एक आदमी का बेरहमी से कत्ल किया था। उसे 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन उम्र में छोटा होने की वजह से उसे सिर्फ 5 साल इस जेल में गुजारने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, अलार्म बज उठता है और लाल बत्ती जल जाती है। गार्ड उसे रोककर सख्ती से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। मशीन फिर भी सिग्नल देती रहती है, तो गार्ड उसे एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। स्कैन होते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिकी के सीने के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 गोलियां फंसी हुई हैं। गार्ड हैरान हैं कि कोई इंसान अपने जिस्म में इतनी गोलियां लिए भी बिल्कुल ठीक खड़ा कैसे रह सकता है। एक गार्ड सीधा पूछ लेता है, तुमने इन्हें निकलवाया क्यों नहीं? रिकी आराम से कहता है, ये गोलियां मेरी ताकत का हिस्सा हैं, इसलिए मैंने इन्हें रहने दिया। अब हमें जेल का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। यह जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बनी हुई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज है। ये चारों अपने अपने इलाकों के बादशाह हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं, जिसे चाहे छोड़ देते हैं। हर ब्लॉक का लीडर अपनी मर्जी के बगैर किसी को सांस लेने तक की इजाजत नहीं देता। जेल का हर कोना डर, खून और जुल्म से भरा हुआ है। सुबह होते ही सब कैदी अपने कामों में मसरूफ होते हैं। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल है और वह वेस्ट ब्लॉक का लीडर है। आते ही वह एक बूढ़े कैदी विंग पर टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि विंग ने उसकी बात नहीं मानी थी। विंग ने अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में गुजारी है। बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं, जिंदगी खत्म होने की कोई मियाद नहीं, बस यही जिंदगी है। इसलिए उसने जेल के अंदर ही एक छोटा सा खिलौना अपने बेटे के लिए बनाया था, एक आखिरी तोहफा जो वह उसे दे सकता था। लेकिन सैमुअल वह खिलौना उठा लेता है। विंग गिड़गिड़ाता है, वापस मांगता है, कहता है कि उसने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। लेकिन सैमुअल बिना किसी रहम के वह खिलौना सीधा उसके सिर पर दे मारता है। विंग गिर जाता है, खिलौना टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। सैमुअल उसे धमकी देता है, दोबारा मुझसे पंगा लिया तो जान से मार दूंगा। विंग अंदर से टूट जाता है, लेकिन घाव इतना गहरा है कि वह उठकर एक टूटे हुए टुकड़े से सैमुअल की तरफ भागना चाहता है। सैमुअल का चमचा बीच में टांग अड़ा देता है और सैमुअल मौका पाते ही दोबारा विंग पर हमला करता है, उसे और जख्मी कर देता है। गार्ड आवाज सुनकर आता है, लेकिन विंग को बचाने के बजाय वह सैमुअल को और पिटाई करने की इजाजत देकर चला जाता है। सैमुअल अब भी आगे जा ही रहा था कि अचानक रिकी बीच में आ जाता है। वह सैमुअल के पैर पर इतनी जोरदार लात मारता है कि सैमुअल का मुंह सीधा नीचे पड़ी नुकीली कीलों पर जा गिरता है। एक कील सीधा उसकी आंख फोड़ देती है। सैमुअल का साथी रिकी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी की आंखों में जो डर है वह देखकर तीनों वहां से भाग जाते हैं। सैमुअल जिंदा तो बच जाता है, लेकिन अपनी एक आंख खो देता है और अब उसके अंदर एक ही आग जल रही है, रिकी को खत्म करना है। उसका चमचा सलाह देता है कि रिकी को खत्म करने के लिए मैड ड्रैगन की मदद लेनी पड़ेगी। मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है, अकेला, बेहद शक्तिशाली, किसी पर भी हाथ उठाने में एक पल की भी देरी नहीं करता। अभी वार्डन ने उसे एक अंधेरी काल कोठरी में बंद करके रखा है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही एक कैदी को मार दिया था। इसी बीच सैमुअल एक गार्ड से साजिश करता है। गार्ड विंग के पास जाता है और एक झूठा संदेश देता है, तेरी रिहाई रद्द हो चुकी है, अब तुझे यहाँ 20 साल और रहना पड़ेगा। विंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जानता है कि अब सैमुअल उसे जरूर मारेगा और वह इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। वह गार्डों के पैर पकड़कर रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वे उल्टा उसे पीटकर वहां से चले जाते हैं। उस रात विंग अपने आप को फंदे पर लटकाकर खत्म कर लेता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है। रिकी को भी पता चल जाता है कि जिस आदमी की उसने मदद की थी वह अब जिंदा नहीं रहा। जब गार्ड विंग की लाश ले जा रहे होते हैं, रिकी वहां आ जाता है। वह विंग के हाथ पर लगी हथकड़ी देखता है और गार्ड से कहता है वह मर चुका है, कम से कम अब तो उसे आजाद करो। और फिर रिकी खुद ही एक ही हाथ से वह मजबूत हथकड़ी तोड़ देता है। गार्ड हैरान रह जाते हैं कि एक इंसान इतनी मजबूत हथकड़ी कैसे तोड़ सकता है। रिकी फिर वह खिलौना निकालता है, वही खिलौना जो सैमुअल ने तोड़ा था, जिसे रिकी ने दोबारा ठीक किया था, और उसे विंग की लाश पर रख देता है ताकि उसकी रूह को थोड़ा सुकून मिले। यह देखकर रिकी के अंदर एक बार फिर गुस्सा भड़क उठता है और अब वह तय कर लेता है सैमुअल से जरूर बदला लेना है। अगली सुबह सब कैदी नहाने आते हैं। रिकी नहा रहा होता है कि सैमुअल वहां आता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। इसी दौरान वहां मैड ड्रैगन आ जाता है, एकदम सांड जैसा,
बेहद शक्तिशाली सीधा रिकी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। रिकी फुटबॉल की तरह उछलता हुआ एक कोने में जा गिरता है, लेकिन रिकी एक तूफान की तरह उठ खड़ा होता है। वह मैड ड्रैगन के पेट पर इतने जोर का मुक्का मारता है कि उसका पेट अंदर से फटकर बाहर आ जाता है और मैड ड्रैगन वहीं मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर सैमुअल एक कील उठाकर सीधा रिकी के हाथ के अंदर घुसा देता है। रिकी भी उसकी सारी उंगलियां एक तिनके की तरह तोड़ देता है। अब रिकी का बदला लेने का वक्त आ चुका था। वह मौका पाता है और एक मुक्का सीधा सैमुअल के पेट से आर पार कर देता है। सैमुअल का काम वहीं तमाम हो जाता है। सामने खड़े कैदी यह सब देखकर अपने होश खो बैठते हैं। इसी दौरान गार्ड रिकी को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारुमी रिकी के पास आता है। आया तो वह रिकी में अपना डर बिठाने के लिए था, लेकिन जब उसने मैड ड्रैगन को रिकी के हाथों मरते देखा तो उसकी नीयत बदल गई। वह उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन रिकी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसे सीधा ऐसी कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, जहां पहले मैड ड्रैगन था, लेकिन अभी रिकी यहाँ बंद है। रिकी को सीने में दर्द उठता है, गोलियां तकलीफें देती हैं और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रिकी एक स्टूडेंट था। माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। वह उनकी कब्र पर आता है तो वहाँ उसका मास्टर जेंग खड़ा होता है, वही जो बचपन में उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था। मास्टर किसी बात पर यकीन करने से पहले खुद देखता है, अपनी ताकत दिखाओ। रिकी हमला करता है, लेकिन मास्टर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। फिर कहता है, तुम अभी पूरी तरह मास्टर नहीं बने, तुम्हारे अंदर अभी भी कमी है। रिकी मास्टर के कदमों में जा गिरता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, मुझे हर हाल में मास्टर बनना है। मैं अपनी हर कमी दूर करूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। उसी दिन मास्टर ट्रेनिंग शुरू करता है। पहला कायदा, अपने दिमाग पर कंट्रोल करो, सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालो। मास्टर एक बड़ा पत्थर सामने रख देता है, कहता है, अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल करके इसे तोड़ कर दिखाओ। रिकी खुद को काबू करता है और वह पत्थर एक कागज की तरह चीर देता है। फिर मास्टर पर पत्थरों की बारिश कर देता है, एक के बाद एक। रिकी सबको एक तूफान की तरह चीरता चला जाता है। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधा रिकी के सीने पर दे मारता है। रिकी उसे भी आसानी से तोड़ देता है। मास्टर को समझ आ जाता है कि रिकी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वह अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख गया है। फ्लैशबैक खत्म होता है। सीन वापस जेल पर शिफ्ट होता है। एक गार्ड आता है, तुम्हें असिस्टेंट वार्डन ने बुलाया है। रिकी को सीधा असिस्टेंट वार्डन के पास लाया जाता है। वार्डन की मेज खाने से भरी पड़ी थी। वह खा रहा होता है। उसका एक हाथ नहीं था, उसकी जगह 2 कुंडों वाली हुक लगी थी और वह उसी हुक से खाना खा रहा था। वार्डन गार्ड को रिकी की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है। गार्ड पढ़ता है, रिकी एक यतीम है, माँ बाप नहीं थे, बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहा। स्कूल से इसलिए निकाला गया क्योंकि वह वहाँ भी लोगों को पीटना शुरू कर देता था। फिर म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ बांसुरी बजाना सीखा और अपनी कम उम्र में ही एक गैंग के साथ मिलकर उसने एक आदमी की जान ले ली, इसलिए उसे यहाँ लाया गया। वार्डन रिकी के पास आता है और पूछता है, तुम्हारे सीने में ये 5 गोलियां आई कैसे? रिकी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है, रिकी की दोस्त की। जैसे ही रिकी उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वार्डन सीधा उसके हाथ पर वह हुक घोंप देता है और मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है। रिकी चुप रहता है, मुक्के मारता है, खून निकलता है, लेकिन मुंह नहीं खोलता, उल्टा वार्डन के मुंह पर थूक देता है। गुस्से में आकर वार्डन वह तस्वीर मेज के नीचे कुचल देता है। बस रिकी का खून खौल उठता है। वह वहाँ पड़ी मेज के 2 टुकड़े कर देता है। वार्डन बिल्ली की तरह एक कोने में जा छुपता है। रिकी उसे तोड़ने ही वाला था, लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू किया और वहाँ से चला गया। रात को रिकी अपने सेल में वह तस्वीर देखकर बैठता है, केको की तस्वीर। दोनों पहले मिलकर जिंदगी हंसी खुशी से गुजारते थे, लेकिन अब वह एक गली के कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। खुद को शांत करने के लिए वह वही बांसुरी बजाता है जो वह केको के साथ बजाता था। तभी एक गार्ड आता है, अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगली सुबह सैमुअल के चमचे को देखकर कुछ कैदी उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उसी की वजह से विंग ने अपनी जान गंवाई। वे उसे एक धारदार तलवार से काटने ही वाले थे कि तभी वहां नारुमी आता है। नारुमी कहता है, रुको, इसे मार दिया तो तुम्हारी सजा और बढ़ जाएगी, शायद सजा मौत भी हो सकती है। लेकिन वहाँ एक कैदी वोंग भड़क जाता है, कहता है, जब हम पर जुल्म होता था तब तुम कहाँ थे? अब जब हमारी बारी आई तो इस मुजरिम को जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? नारुमी गुस्से में उसी तलवार से वोंग का मुंह बीच से काट देता है। वोंग वहीं तड़पने लगता है। ऊपर खड़ा वार्डन ये सब देखकर खुश हो जाता है, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। वार्डन वोंग के मुंह में नुकीला हुक फंसाकर उसकी जिंदा लाश घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारुमी को बुलाता है और एक हथियार देकर कहता है, जिस तरह तूने वोंग को मारा उसी तरह अब तुझे रिकी को भी खत्म करना होगा। नारुमी सोच में पड़ जाता है। वोंग एक आम कैदी था, खत्म करना आसान था, लेकिन रिकी, वह मैड ड्रैगन को एक मुक्के में मार चुका है। उससे पंगा लेना मतलब अपनी मौत को बुलाना, लेकिन वार्डन का हुक्म था, इसलिए वह मान जाता है। नारुमी जेल के ग्राउंड में पहुंचता है। वहाँ उसने वोंग को जंजीरों से बांधकर एक ढांचे पर लटका रखा था, ताकि बाकी कैदी इसे तड़पते देखें और
और उनके दिलों में डर और भी गहरा हो जाए। रिकी वहां आता है और वोंग की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान नारुमी उसकी पीठ पर हमला कर देता है। दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। नारुमी एक वक्त पर मौका देखकर रिकी की आंखों में पिसा हुआ कांच फेंक देता है। रिकी वहीं पूरी तरह अंधा हो जाता है। इसका फायदा उठाकर नारुमी एक छुरी सीधा उसके एक बाजू पर दे मारता है। रिकी नीचे गिर जाता है, लेकिन मौके पर ही वहां पानी की पाइप मिलती है। रिकी जल्दी से पाइप तोड़ देता है। तेज पानी निकलता है। वह अपनी आंखें धोता है और एक बार फिर वह खतरनाक तूफान बन जाता है। फिर वह नारुमी के सिर पर एक ऐसा थप्पड़ दे मारता है कि उसकी आंख कांच की तरह निकलकर नीचे जा गिरती है। वार्डन ये सब देख रहा होता है। नारुमी को ढेर होता देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रिकी जल्दी से अपनी नसें खींचकर एक दूसरी से बांधता है, खुद को मजबूत करता है और एक बार फिर हमले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी नारुमी एक चाल चलता है। वह एक चाकू सीधा अपने पेट में घोंप लेता है, जैसे हार मान ली हो। रिकी जैसे ही उसके पास आता है, नारुमी अपनी आंतों को बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट देता है। लेकिन रिकी उसे उठाकर उसके सिर पर एक ऐसा मुक्का दे मारता है कि उसके सिर की सारी हड्डियां टूटकर चूर हो जाती हैं। नारुमी का काम वहीं तमाम हो जाता है। रिकी फिर वोंग की बॉडी नीचे उतारता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वोंग अपना दम तोड़ चुका था। रिकी सब कैदियों से कहता है, इस बेगुनाह की मौत का जिम्मेदार वह वार्डन है, उसे जान से मार दो। सब कैदी उस पर एक तूफान की तरह दौड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ तीनों बाकी ब्लॉक लीडर आते हैं। चेंग एक लड़की थी, ईस्ट ब्लॉक की लीडर, एक ऐसी ताकत के साथ जो उसे एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंचा सकती थी। दूसरा कितामा था और तीसरा ब्रैंडन। वार्डन रिकी को चुनौती देता है, अगर तुम में दम है तो इन्हें हराकर दिखाओ। रिकी कुछ नहीं बोलता, सीधा वोंग की लाश उठाकर वहाँ से चला जाता है। वार्डन उसे एक ऑफर देता है, मैं तुझे नॉर्थ सेल का लीडर बनाना चाहता हूँ। नारुमी मर चुका है, इसलिए मुझे उस जगह तुझे रखना है। तुमसे ज्यादा खतरनाक कैदी मैंने आज तक नहीं देखा। रिकी फिर भी कुछ नहीं कहता। वह वार्डन का कुत्ता नहीं बनना चाहता। थोड़ी देर बाद रिकी एक जगह बैठा हुआ एक पत्ते से धुन बजा रहा होता है। एक छोटा सा लड़का जो इसी जेल में कैदी था उसे दूर से देख रहा होता है। वह भी पत्ता उठाकर धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बजा पाता। रिकी उसके पास आता है और उसे सिखाने लगता है, लेकिन वह लड़का रोने लगता है। रिकी पूछता है, दोस्त क्या हुआ? लड़का अपना मुंह खोलता है। उसकी आधी जुबान कटी हुई थी। वार्डन का कोई एक राज था, वह उसी लड़के को पता था और अपना राज छिपाने के लिए वार्डन ने उसकी जुबान ही काट दी। ये देखकर रिकी के अंदर वार्डन के खिलाफ आग और भी ज्यादा भड़क जाती है। रिकी उसे अपनी बांसुरी दे देता है। जैसे ही वह लड़का उसे बजाता है, बांसुरी बजने लगती है। लड़का खुश हो जाता है। खुशी के बदले में वह रिकी को कुछ पत्ते देता है, लेकिन रिकी जब उन पत्तों को ध्यान से देखता है तो हैरान रह जाता है। ये पत्ते नशा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और असल में सब ब्लॉक के लीडर इन पत्तों को बेचकर पैसे कमा रहे थे। रिकी उस लड़के से पूछता है, ये पत्ते तुझे कहाँ मिले? वह बताता है, वेस्ट ब्लॉक से लिए थे। ऊपर से वही लड़की यह सब देख रही थी, वही वेस्ट ब्लॉक की लीडर। वह लड़की सीधा बाकी लीडर्स के पास जाती है। हमारा पोल खुल गया। उस लड़के ने पत्तों के बारे में रिकी को बता दिया है। वे उस लड़के को बुलाते हैं। एक लीडर उसे एक चाकू देता है और कहता है, आज रात रिकी का काम तमाम करना होगा, नहीं तो कल सुबह तुम जिंदा नहीं उठोगे। वो लड़का साफ मना कर देता है। गुस्से में आकर वह लड़की उसे बेरहमी से मार डालती है। उसकी लाश जेल के बीच में रख दी जाती है ताकि सब देखें और डरें। रिकी को पता चलता है। वह सीधा लाश के पास आता है। वह देखता है उसकी बॉडी को उन जालिमों ने पीस दिया था और लाश के पास वही बांसुरी पड़ी मिलती है जो उसने उस लड़के को दी थी। अपने साथी को इस तरह मरा हुआ देखकर रिकी के अंदर जो गुस्सा है वह अब रुक नहीं सकता। दूसरी तरफ वार्डन को भी लड़की के काम का पता चल गया था। वह उससे गुस्सा था। रिकी ने पूरे पौधों का बाग जलाकर राख कर दिया। लड़की भागती हुई आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिकी उससे कहता है, जिस तरह तूने मेरे साथी को मारा, मैं भी तुझे उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि लड़की बिजली की तरह दौड़ी और रिकी को ऐसा मुक्का मारती है कि वह उड़ता हुआ सीधा एक दीवार से जा टकराता है। इसी दौरान जेल में आग की खबर फैलती है। सब कैदी मौका देखकर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक आखिरी मौका था। दूसरी तरफ वार्डन को सब पता चलता है और उसी वक्त एक गार्ड आता है। कल वार्डन यहाँ आने वाला है। यह सुनकर असिस्टेंट वार्डन के होश उड़ जाते हैं। अगर वार्डन आया तो कैदियों के साथ साथ उसकी भी धुलाई होने वाली थी। इधर रिकी भी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसे मास्टर की बात याद आती है, जब तुम हारने वाले हो तो दुश्मन को कभी अपनी असली ताकत का एहसास मत होने दो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम हार गए, फिर एक ही बार में अपनी सारी ताकत से हमला करो। रिकी वही करता है। वो फिर से हमले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ब्रैंडन वहाँ आता है। उसके पास एक खतरनाक तकनीक थी। रस्सियों के सिर पर नुकीली कीलों को बांधकर फेंकता था जो जिस्म के आर पार हो जाती थी। वह एक के बाद एक हमला करके
रिकी की बॉडी को उन कीलों से सील कर देता है। उसी दौरान कितामा भी आता है और उसे पकड़ लेता है। वह रिकी को मारने ही वाला था कि अलार्म बजता है। सबको अपने सेल में जाने का हुक्म होता है, वरना गोलियों से उड़ाने की धमकी है। कितामा नहीं सुनता, वह रिकी से बदला लेकर ही जाना चाहता है। गार्ड कितामा पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और सब वहाँ से भाग निकलते हैं। कितामा रिकी को एक सेल के अंदर ले आता है। सेल का दरवाजा बंद होते ही दोनों तरफ से सीमेंट अंदर भरना शुरू हो जाता है। ये वार्डन की चाल थी, दोनों पत्थर बनकर मरने वाले थे। लेकिन रिकी मौके पर दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है और कितामा को भी बाहर खींच लाता है। यह देखकर वार्डन हैरान रह जाता है। उसे रिकी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने दुश्मन की भी मदद करेगा। रिकी वहाँ खड़ा ही था कि कितामा और सीमेंट के वजन की वजह से दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। वार्डन अपने गार्ड से कहता है, कल वार्डन आ रहा है, जेल में जो कुछ हुआ उसके सारे सबूत मिटा दो। मैं वार्डन के जाने के बाद रिकी को सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह सब वार्डन का इंतजार करते हैं। काफी घंटों के बाद भी कोई नहीं आता। सब थककर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी दूर से वार्डन की गाड़ी आती हुई नजर आती है। सब अलर्ट हो जाते हैं। वार्डन के साथ उसका बेटा भी था। आते ही असिस्टेंट वार्डन बताता है, कल रिकी नाम के एक कैदी ने पूरी नशे की खेती जला दी। वार्डन उस पर बहुत गुस्सा होता है। फिर वह रिकी के पास आता है, जहाँ रिकी एक सेल में बंद है और उसकी पूरी बॉडी सीमेंट से जकड़ी हुई थी। लेकिन तभी रिकी अपनी बॉडी से सारा सीमेंट तोड़ देता है और मौके पर ही वार्डन का गला दबोच लेता है। इससे पहले वह उसे मारता, पीछे से एक दीवार तोड़कर कितामा धमाका करता है। कितामा उसके हाथों को मोटी सलाखों में जकड़ देता है और मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है। एक के बाद एक मुक्का रिकी की कमर को तहस नहस करता है। रिकी ने कितामा की जान बचाई थी, लेकिन कितामा ने एक पल का भी रहम नहीं किया। तभी रिकी ने अपनी पूरी ताकत एक जगह लाई और कितामा के गले पर ऐसा मुक्का मारा कि उसका गला फटकर बाहर आ गया। एक और वार और कितामा की सारी उंगलियां बिखरकर नीचे गिर गईं। कितामा वहीं पर ढेर हो जाता है। यह देखकर वार्डन ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर देता है, एक बहुत बड़ी प्रेस जो रिकी को कुचलने के लिए नीचे आ रही होती है। रिकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन एक जोरदार बिजली का झटका दे मारता है। रिकी तड़प कर नीचे गिर जाता है। प्रेस तेजी से नीचे आ रही है और तभी वह प्रेस रुक जाती है और ऊपर जाने लगती है। वहाँ सामने कितामा नजर आता है। वह अब भी जिंदा था। उसने प्रेस को अपने हाथों से ऊपर रोका हुआ था, क्योंकि रिकी ने भी कभी उसकी जान बचाई थी और उसके दिल में रहम आ गया था। रिकी तेजी से सलाखें तोड़कर बाहर निकलता है। वह कितामा को भी बाहर आने को कहता है, लेकिन कितामा इतना जख्मी हो चुका था कि हिल भी नहीं सकता था। और फिर वह हाइड्रोलिक प्रेस नीचे आती है और कितामा को वहीं कुचल देती है। मरते वक्त कितामा से एक फोटो उड़कर आती है। उसमें कितामा और उसकी माँ थे। ये देखकर रिकी का गुस्सा फिर से फट पड़ता है। वार्डन एक और बटन दबाता है। रिकी एक गड्ढे में जा गिरता है। रिकी को एक बड़े गड्ढे में जंजीरों से बांध कर रख दिया जाता है। वार्डन आता है और सब कैदियों से कहता है, एक एक करके रिकी पर मिट्टी डालो। 2 कैदी मना करते हैं। वार्डन उन्हें वहीं गोलियों से भुनवा देता है। डर की वजह से बाकी कैदी एक एक करके रिकी पर मिट्टी डालते जाते हैं। वार्डन कहता है, अगर 7 दिन जिंदा रहा तो तुझे आजाद कर देंगे। वह गड्ढे में एक बांस भी ठोक देता है ताकि रिकी सिर्फ उस बांस से सांस ले सके। रात को कुछ लीडर आते हैं और वह बांस के अंदर कुछ फंसा देते हैं ताकि रिकी सांस न ले सके और नीचे ही मर जाए। लेकिन वे जाते ही रिकी पीछे से वह बांस तोड़ देता है। नीचे इस अंधेरे में रिकी के ज़हन में एक फ्लैशबैक आता है। रिकी की दोस्त केको एक रात स्कूल से घर वापस जा रही थी कि कुछ गुंडे उस पर नजर रखकर बैठे थे। वह भागी, लेकिन पकड़ी गई। उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। वह बड़ा गुंडा उसे मार देना चाहता था, लेकिन केको मौका पाते ही वहां से भागी और एक बिल्डिंग की छत पर जा चढ़ी और वहां से छलांग लगाकर अपनी जान खत्म कर ली। जब रिकी को पता चला तो उसका दिल अंदर से चूर चूर हो गया। वह रात को ही उस आदमी को ढूंढने निकला जिसने केको के साथ यह किया था। उस आदमी ने रिकी पर पीछे से 5 गोलियां चला दी, लेकिन रिकी को कुछ नहीं हुआ। रिकी ने उसकी टांग तोड़ी, फिर उस पर हाथ उठाया और उसे वहीं खत्म कर दिया। यही था रिकी का जुर्म, इसलिए उसे इस जेल में भेजा गया था। 7 दिन पूरे होते हैं जब रिकी को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। सबको यकीन था कि वह मर गया होगा, लेकिन वह जिंदा था। यह देखकर वार्डन के होश उड़ जाते हैं। रिकी को दोबारा नुकीले सरियों में फंसा दिया जाता है। वार्डन पूछता है, तेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है? मिट्टी में बिना सांस के 7 दिन कैसे जिंदा रहा? रिकी कुछ नहीं बोलता। तभी वह लड़की आती है। उसके हाथ में 1-2 नहीं, बहुत सारे ब्लेड हैं। वह सारे ब्लेड रिकी के मुंह के अंदर ठूंस देती है, ऊपर से टेप लगा देती है और फिर एक के बाद एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारती रहती है। रिकी का मुंह खून से भर जाता है। वार्डन आता है और टेप हटाता है। रिकी मौके पर सारे ब्लेड वार्डन के मुंह पर थूक देता है। ब्लेड वार्डन के मुंह में धंस जाते हैं। फिर उसे एक अंधेरे सेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक कैदी छुपकर रिकी को खाना देने आता है। वह खाना देकर जाता ही है कि पीछे से नारुमी के चमचे की नजर पड़ जाती है। वह तुरंत वार्डन को ले आता है। आते ही वार्डन उस बेगुनाह कैदी को वहीं मार देता है और उसकी लाश घसीटता हुआ रिकी के सेल तक लाता है। लेकिन जब वार्डन सेल के अंदर देखता है तो वहाँ सिर्फ जंजीरें पड़ी हैं। रिकी गायब था। असल में रिकी छत से चिपका हुआ था।
वार्डन जैसे ही अंदर आता है, रिकी मौके पर छलांग मारता है और उसके ऊपर गिरता है। रिकी जब बाहर आता है तो वह कैदी मर चुका था। ये देखकर उसका खून खौल उठता है। वार्डन वहां से भागता है, लेकिन नीचे आते ही सब कैदी उसे घेर लेते हैं और जेल में एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है। वार्डन पूरी जेल का जायजा ले रहा था, उसे दूसरी तरफ होती जंग का कोई अंदाजा नहीं था। तभी एक कैदी ने उसकी पीठ पीछे कुछ उल्टा बोल दिया। वार्डन ने बेरहमी से उस कैदी का बाजू काट दिया। इसी दौरान रिकी वहां आ जाता है। वार्डन तुरंत रिकी पर गोली चलाता है, लेकिन रिकी असिस्टेंट वार्डन को आगे कर देता है। गोली सीधा उसे लग जाती है और उस वार्डन का पेट गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाता है। इसी दौरान वह लड़की वहां पहुंचती है और रिकी पर हमला करती है। ब्रैंडन भी नुकीली कीलें फेंकता है। रिकी वहां उबलते हुए पानी में जा गिरता है। वह लड़की उस पर लात से हमला करती है, लेकिन रिकी मौके पर उसकी टांग उस उबलते पानी के अंदर घोंप देता है और वहीं पर वह टांग चीर देता है। यह देखकर ब्रैंडन भागना चाहता है, लेकिन पीछे से वार्डन ही गोली मार देता है और ब्रैंडन वहीं फट जाता है। अब वार्डन और रिकी दोनों आमने सामने खड़े थे। रिकी उड़ता हुआ उसे ऐसी लात मारता है कि वह सीधा एक दीवार के साथ जा टकराता है और तभी वार्डन कांपने लगता है। देखते ही देखते वह एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। रिकी की तरह वार्डन के पास भी एक खास ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो उसे एक खतरनाक जानवर बना देती थी। पहले तो वह मॉन्स्टर रिकी को बुरी तरह पीट देता है, लेकिन रिकी अपने दिमाग से काम लेता है। वह उसे उठाकर सीधा पास चलते ग्राइंडर में फेंक देता है और फिर उसे जोर से ग्राइंडर के अंदर दबाता है जब तक उसका काम तमाम नहीं हो जाता। आखिर में रिकी उस वार्डन का कटा हुआ सिर उठा लेता है। दूसरी तरफ सब कैदी और गार्ड एक दूसरे से लड़ रहे थे। रिकी वहां आता है। वह सबको वार्डन का कटा हुआ सिर दिखाता है, कहता है तुम सब आजाद हो। फिर वह भागता है और जेल की दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारता है। दीवार बीच से 2 हिस्सों में टूट जाती है। रिकी के साथ सब कैदी वहां से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है।